दुर्भाग्य है कि यहाँ पे बक्सर में बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, बक्सर के लिए लोग नहीं चुनाव लड़ते हैं। देखिए, बक्सर में सबसे ज़्यादा हर तरह के अवसर की कमी है। इतना ज़्यादा करप्शन की सीमा इतनी बढ़ गई है यहाँ पे लोकल लेवल पे। ब्रॉडली आप पूछेंगे तो सबसे पहले करप्शन पे हिट करना है, लॉ एंड ऑर्डर पे हिट करना है। यहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था हमें बेहतर करनी है। बक्सर एक शहर जैसा बन के रह गया, छोटा शहर, जबकि बक्सर को मथुरा या अयोध्या के तर्ज पे एक धाम बनना चाहिए। जब तक विपक्ष को चुनते रहेंगे तब तक पक्ष की भेजी हुई जो फायदे हैं लोगों के वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। नमस्ते, मैं हूं नीतीश। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं अभी पहुंचा हूं बक्सर विधानसभा सीट और मेरे साथ हैं बक्सर सदर विधानसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी, जो पूर्व आईपीएस रहे हैं और उनकी अब राजनीति में एंट्री हो रही है। हालांकि एक बार वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था। हम इनसे तमाम बातें करेंगे कि आईपीएस होते हुए फिर उन्होंने रिजाइन करके जो है कि राजनीति में कैसे आना हुआ, क्या विचार था, तमाम बातें हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत मतलब आई अप्रिशिएट यू कि आपने इतना कष्ट किया और हमें पकड़ लिया यहाँ पे आके दरहपुर गांव में, और आप खुद हमारे साथ साथ आप भी इतना मेहनत कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल यही है, हर कोई यही जानना चाहता है कि आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, प्रशासन में थे, पावर में थे, फिर वो छोड़ के राजनीति में आने का कैसे विचार? जी, इसका जवाब मैं हज़ारों बार दे चुका हूँ। ये क्योंकि यहाँ पे जो मतलब काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे दुर्भाग्य है कि यहाँ पे बक्सर में बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, बक्सर के लिए लोग नहीं चुनाव लड़ते हैं, और यही चीज़ लगभग आपको ज़्यादातर जगहों पे यहाँ मिलेगी। तो ये जो कहीं ना कहीं ये दिखा मुझे कि यहाँ पे काफ़ी एक गैप है कि जो यहाँ के लिए ज़रूरत है और यहाँ के लिए जो किया जा रहा है उसमें गैप है। वो गैप भरेगा तो कौन भरेगा? तो इसीलिए मैंने सोचा ये एक जीवन है, इस जीवन को भरपूर तरीके से यूज़ किया जाए। मैं चाह रहा था आप टू द पॉइंट बताएं कि बक्सर में क्या कमियां हैं, किन मुद्दों पे जो है आप काम करना चाहेंगे? देखिए, बक्सर में सबसे ज़्यादा हर तरह के अवसर की कमी है। यहाँ पे जीने का ही अवसर नहीं है। यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत निगलेक्टेड रह गया है। यहाँ पे दुर्भाग्य से कि जो भी विधायक रहे हैं तो वो अपने लोकल इश्यूज़ हों, चाहे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हो, चाहे जो लोगों की बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हो, इतना ज़्यादा करप्शन की सीमा इतनी बढ़ गई है यहाँ पे लोकल लेवल पे कि कमीशन खोरी की आप देखेंगे। अभी रिसेंटली मैं वीडियोज़ भी देख रहा था जहाँ पे कि जो विपक्षी दल के कोई कार्यकर्ता थे सो कॉल्ड, और वो पूरे अपने ही लोगों पे वो दोषारोपण कर रहे थे कि किस तरह से वो कम से कोई 20% 28% वो लोग कमीशंस मांग रहे हैं और हमें काम नहीं करने को मिल रहा है, ये काम नहीं कर पा रहे। ऐसी बहुत सारी दुविधाएं हैं जिसके लिए लोगों को प्रॉब्लम है। ब्रॉडली आप पूछेंगे तो सबसे पहले करप्शन पे हिट करना है, लॉ एंड ऑर्डर पे हिट करना है। यहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था हमें बेहतर करनी है, क्योंकि ये राम जी का सो कॉल्ड पढ़ाई लिखाई का जगह है और हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो उसके साथ साथ जो हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, जो उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल सके, चाहे वो नौकरी के तर्ज पे हो या फिर स्वरोजगार के तर्ज पे हो, इसकी व्यवस्था यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी स्कोप है जो किया जा सकता है। आईटी सेक्टर भी यहाँ पे काफ़ी बूम कर सकता है, क्योंकि इसका जो लोकेशन आप देखेंगे बक्सर का बड़ा टैक्टिकल लोकेशन है। एक तरफ देखेंगे करीब 120 किलोमीटर पे बनारस है, 120 किलोमीटर पे पटना है, और साथ ही यहाँ पे यूपी और बिहार के बॉर्डर एरिया होने के कारण से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक भूमि है, कल्चर की भूमि है, देवभूमि कही जाती है, कहा जाता है बक्सर एक शहर जैसा बन के रह गया, छोटा शहर, जबकि बक्सर को मथुरा या अयोध्या के तर्ज पे एक धाम बनना चाहिए। अच्छा, जब सत्ता पक्ष से सवाल किया जाए और जब कमियां बताए तो एक सवाल जाहिर सा उठता है कि भाई सरकार तो आपकी है, तो हम सत्ता में तो आप हैं, फिर 20 साल में क्यों नहीं हुआ, या गठबंधन सरकार के ये जो स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लेवल पे आप देखेंगे जो विधायक रहे हैं, है ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह का पंक्चर करके रखा है सिस्टम को। ओके, तो जहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे आप जब जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स या पॉलिसी जब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, इसको पूरी तरह से डिरेल कर दिया जाता है। यहाँ के आप देखिए, एक जो जन प्रतिनिधि होता है उसका काम होता है जो प्रशासनिक सिस्टम है उसको सुपरवाइज करने की, उसको सुपरवाइज़ करने की, एक प्रशासनिक जो भी व्यवस्था होती है उसको सुपरवाइज़ करने की जिम्मेदारी मिलती है यहाँ की जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सब कुछ में सेटलमेंट कर लेगा, सब कुछ में कमीशन खाएगा, तो कहाँ से ज़मीन पे उतरेगा वो चीज़? वहाँ से आप इंडिया की सरकार सोचिए, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ से चीज़ें भेज रही है, इवन पटना से सब कुछ सैंक्शन हो रहा है, लेकिन यह ज़मीन पर उतरते उतरते तक इनके अपने पर्सनल स्वार्थ के कारणों में आपको ज़मीन पर उतरता नहीं दिखेगा। साथ ही एक यहाँ पे ऐसा सिंडिकेट का नेटवर्क शुरू हुआ है कि इवन जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आप चौसा का इतना बड़ा यहाँ पे पावर प्लांट स्टार्ट हुआ, उसके इर्द गिर्द यहाँ पे लोकल इतनी ज़्यादा इश्यूज़ खड़े कर दिए गए
कि जहाँ पे एक इतना मेगा मतलब पावर प्लांट आता है, वहाँ की इकोनॉमिक बूम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे कि लॉ एंड ऑर्डर का बूम हो गया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ बैड मैनेजमेंट। कल मैं गया भी था वहाँ पे, लोगों ने कहा हमें इस फैक्ट्री से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रशासन से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कि उनकी आपस के साठ गांठ में करके हम पे फैक्ट्री ने केस नहीं किया, हम पे इन लोगों ने मिलकर मतलब लोगों के बीच में भी ये चीज़ आ गया है कि हमारा दोहन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। तो इसी के कारण यहाँ की अवस्था जो खराब। दूसरी बात एक जो फाइनली आप बताओ, लोकली यहाँ के इश्यूज़ कौन उठाएंगे? सरकार मान लीजिए, लेकिन यहाँ विपक्ष का अगर नेता बैठा हुआ रहेगा तो वो तो हमेशा पक्ष जो करेगा उसको वो काटना कोशिश करेगा, हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करेगा, वो कुछ उसके इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा। अगर यहाँ से होने लगता है तो उसका पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। इसलिए दुर्भाग्य कि हमारे लोग जब तक विपक्ष को चुनते रहेंगे तब तक पक्ष की भेजी हुई जो फायदे हैं लोगों के वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। विपक्ष को लेकर एक और सवाल कर लेते हैं। संजय कुमार तिवारी, मुन्ना तिवारी उनका नाम है, जो लगातार 2015 में 2020 में भी वो कांग्रेस से यहाँ से विधायक बनते रहे हैं। कुछ तो होगा, 10 साल से लगातार 2 बार चुने गए, इस बार भी टिकट मिला है और उनका और उनके समर्थकों का दावा है कि हम हैट्रिक लगाएंगे। देखिए, सब ये लोकतंत्र है, सबको अपना अपना प्रयास करना चाहिए। हैट्रिक लगेगा या विकेट गिरेगा ये तो जनता डिसाइड करेगी और जनता को अपनी प्रैक्टिस पता है। आपके कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है, ढोल नगारे बज रहे हैं, आप भी खूब मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस बहुत ही, मैं जानता हूँ, ऑर्गेनिक और बड़ा ही मतलब प्योर रिस्पांस मिल रहा है, बहुत प्योर रिस्पांस। मतलब आप लोग सब कहते हैं ना कि राजनीति में सब कुछ ही सजावट है, सब कुछ बनावट है। आप मेरे साथ एक दिन घूम के देखिए कि क्या जनता का जो नेचुरल रिस्पांस क्या होता है। एक दिन मेरे साथ घूम के देखिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव और एक तरफा मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे जो संगठन की मेहनत से हमारे कार्यकर्ताओं की जीत होगी और यहाँ पे एनडीए का झंडा फहराएगा। बस एक दो सवाल और रहेगा, थोड़ा मुश्किल सवाल जो आपको लेके पूछा जा रहा है कि आप तो निर्दलीय थे, फिर प्रशांत किशोर के साथ जुड़े, फिर भाजपा में आ गए, तो ये कैसे दल बदल हो रहा है? नहीं, कुछ दल बदल, निर्दलीय को आप दल मत बोलिए। पहली बात तो सिर्फ एक ही पॉइंट से कि मैं कैसे एक झांसे में आ गया, है ना, उस पर मैं इसको लेके मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्यों कैसे झांसे में आ गया। क्योंकि बिहार की बात हुई तो मैं जब था निर्दलीय था, उसके बाद क्योंकि मैं पार्टी में नहीं था तो डेफिनेटली लोग आपको अप्रोच करते हैं जब ये वो बड़े बन रहे थे। जब अभी तो हो गया कि भाई ये बूम टाइप्स हो गया है तो लोग लोकसभा चुनाव लड़े 2024 में और 50,000 से ज़्यादा वोट आए, ये वाकई एक निर्दलीय के लिए बड़ी बात होती है। जी, डेफिनेटली ये हमारे लोगों के लिए बड़ी बात है कि इतने सारे लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया। लोगों ने इस बात पे भरोसा दिखाया कि उनको एक बदलाव चाहिए, एक चेंज चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और ऐसा एक नेता चाहिए जो कि विकास की बात भी करे और उसका काम करने की क्षमता भी रखता हो। तो क्योंकि मेरा इतिहास उठा के देखेंगे तो मैं 5 लोग एसपी रहा, जो भी ये सब जो मैंने काम किया, तो वहाँ जब आप फैक्ट चेकिंग करते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं, सरकारी रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो आपको पता चलता है ये कैसा बंदा है जिसने जो कहा वो किया है, ये काम कर सकता है, तो इसको मौका देना चाहिए। इसलिए मुझे वो मिला। और जहाँ तक आप चेंज की बात कर रहे थे तो मैं जब आया था यहाँ पे अपने क्षेत्र के लिए काम, दुर्भाग्य है, मेरा ही कमी है कुछ ना कुछ कि मुझे भाजपा में तब जगह नहीं मिल पाई थी, तो तब मैं अपने बस सम्मान रक्षा के लिए मुझे चुनाव भी लड़ना पड़ा था। और उसके बाद मैं एक ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहा था, लेकिन उस बीच में मुझे अप्रोच किया गया कि भाई बिहार की बात हो रही है, इसके सही नैरेटिव्स हो रहे हैं, इसमें आप हमारा साथ दिए। तब पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी तो मैं उसमें जुड़ा, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी बनी मुझे समझ में आया कि भाई इनके विचारधारा जो है या काम करने का जो स्ट्रैटेजी या तरीका है वो कहीं अलग है, जो मुझे लगता है कि वो ज़मीन स्तर पे हित में नहीं है। तो मैं चाह रहा था इस पे आप थोड़ा खुल के बोलें, प्रशांत किशोर से क्यों दूरियां बन गई? किसी से कोई दूरी क्या नहीं। टिकट नहीं मिल रहा था या क्या बातें थी? रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दों पर रुक जाओ बाबू। हाँ, तो ये क्या है, ये तब किया जाता है जब नेता के पास जवाब नहीं होता है, तब हल्ला करके भगा दो। तो इसमें क्या है कि टिकट की जो सबसे छोटी चीज़ है, बहुत मतलब बताऊँ, ये टिकट के लिए इतना छोटा मत सोचिए। बॉस, मैं आईपीएस की नौकरी छोड़ के आया था और टिकट के लिए नहीं मारामारी। मैं बता रहा हूँ, आज भी जो बक्सर का टिकट मिला ये संगठन का फैसला है। आप पूछिए, मेरे टिकट के लिए कोई ऐसा नहीं, संगठन ने मुझे बोला था कि हम तुम्हें दायित्व देंगे, मैं हर दायित्व के लिए तैयार था, संगठन ने दायित्व दे दिया है ना। तो मैं इस भाव से चलता हूँ और आप वहाँ जाके उनसे पूछिए, किसी से पूछ लीजिए टिकट विकट के चक्कर में, और टिकट मांगने तो कोई भाजपा और कांग्रेस से मांगे, जनसुराज से कौन टिकट मांगता भाई, क्या बात कर रहे हैं आप। उनका जो वादा है कि हम बिहार को बदल देंगे, तमाम काम करेंगे, क्या क्या खामियां नजर आ रही हैं पीके में? खामियां देखिए, आप देख ही रहे हैं ज़मीन पे, आप जिस तरह से देखिए, एक कागज़ पे एक बात होने, किसी चीज़ की मार्केटिंग करना, उसको ज़मीन तक लाना, 2 अलग चीज़ें होती हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान करे कि आप जितने अच्छे बातें बता रहे हैं, कर रहे हैं, किसी दिन आप में वो चीज़ आए कि वो ज़मीन पे वो उतर आए।
तो इसके लिए हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। लोकतंत्र है, सबको अच्छा प्रयास करते रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या संदेश देंगे बक्सर की जनता को और बिहार के लिए? नहीं, मैं बक्सर की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुत वक्त हो गया, अब अपनी अपनी किस्मत अपने हाथों में लिया जाए, अपने जो भविष्य का फैसला खुद किया जाए। अब यहाँ पे उनको चुनिए जो बक्सर में राजनीति नहीं कर रहे हैं, बक्सर के लिए राजनीति में आए हैं। तो ये हमारे साथ आनंद मिश्रा जी थे जो बक्सर सदर विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं। हमने उनसे तमाम सवाल किए, उन्होंने खुलकर उसका जवाब भी दिया। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।